Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Civil Procedure Code CPC 1908. In previous videos we discussed the difference of decree, judgment and order, section 6 which is related to pecuniary jurisdiction. In today's video we are going to discuss section 10 which is related to res sub-judice. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. So let's move towards the topic. Res sub-judice. इसका मीनिंग क्या है? ये वर्ड रेस सबजुडिस कहाँ से निकला है? ये डिराइव कहाँ से हुआ है? तो रेस सबजुडिस इज़ अ लैटिन वर्ड विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग. रेस का क्या मतलब है? रेस मीन सब्जेक्ट मैटर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ राइट दैट फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर इन अ केस. सब का मतलब क्या है? सब ऑर्डिनेट से निकला है, वो चीज़ जो किसी के मातहत है. एंड जुडिस मीन पेंडिंग फॉर जजमेंट, और वी कैन से पेंडिंग बिफोर द कोर्ट या पेंडिंग फॉर जजमेंट, ये केस विच इज़ अंडर कंसिडरेशन. इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं. तो अगर अब हम इन मीनिंग्स से रेस सबजुडिस को एज अ होल देखें तो रेस सबजुडिस का सिंपल मीनिंग है सब्जेक्ट मैटर विच इज़ पेंडिंग फॉर जजमेंट, और सब्जेक्ट मैटर विच इज़ बिफोर द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन फॉर जजमेंट. या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं एनी केस दैट इज़ अंडर ट्रायल, या फिर सब्जेक्ट मैटर विच इज़ अंडर ट्रायल और पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट और जज. सो ये रेस सबजुडिस का सिंपल मीनिंग बना है. अब अगर हम सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग देखें तो रेस सबजुडिस का सिंपल मीनिंग है द मैटर और केस विच इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द कोर्ट विच इज़ अंडर कंसिडरेशन बिफोर द जज, which is under consideration in a court of law for judgment. यानी कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा केसेस सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर पर फाइल होते हैं तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर सकती है, वो उन प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा देती है. सो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडिस का सिंपली मतलब है स्टे ऑफ सूट, किसी सूट पर स्टे लगा देना. अब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर आप इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज खोलकर देखें तो उसमें से हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं, कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स निकलते हैं, कुछ कंडीशंस निकलती हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडिस. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी टू सूट्स, दो सूट्स होने चाहिए, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड हो और एक सब्सिक्वेंट सूट हो जो कि बाद में इंस्टीट्यूट किया हो, मीन्स द वन विच इज़ इंस्टीट्यूटेड लेटर. फर्स्ट कंडीशन होगी. सेकंड कंडीशन आती है कि जो सब्जेक्ट मैटर है इन दो सूट्स पर, सब्जेक्ट मैटर इन सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम एज इन प्रीवियस सूट. मतलब जो सब्सिक्वेंट सूट का सब्जेक्ट मैटर है वो प्रीवियस सूट के साथ बिल्कुल मिलता जुलता हो, बिल्कुल एक जैसा हो. डायरेक्टली का मतलब क्या है? विदाउट एनी इंटरवेंशन, मीन्स बिना किसी मुदाखलत के हू बहू वही चीज़, सेम टू सेम वही चीज़ जो कि प्रीवियस सूट में थी. और सब्सटेंशियली का मतलब क्या है? सब्सटेंशियली इम्प्लाइज इसेंशियली और मटीरियली, वो चीज़ जो रेलेवेंट है, जो लिंक कर रही है, जो रिलेटेड है प्रीवियस सूट्स के साथ. सेकंड कंडीशन आ गई. थर्ड कंडीशन क्या है? बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, के जो सब्जेक्ट मैटर जिस पर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो सेम पार्टीज़ के दरमियान होना चाहिए. मतलब प्रीवियस सूट में भी वही पार्टीज़ हों और सब्सिक्वेंट सूट में भी वही पार्टीज़ हों या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फोर्थ कंडीशन आती है
जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, मतलब जो पहले फाइल किया गया था, वो दैट सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट इन विच लेटर सूट इज ब्रॉट। मतलब जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो पेंडिंग फॉर जजमेंट हो उसी कोर्ट के अंदर जिसमें लेटर सब्सिक्वेंट सूट जो है वो फाइल किया गया है। एंड फिफ्थ कंडीशन आती है, वो कोर्ट जिसमें प्रीवियस सूट इंस्टीट्यूटेड था उस कोर्ट की इतनी कॉम्पिटेंसी हो, इतनी जुरिस्डिक्शन हो कि वो रिलीफ क्लेम कर सके। सो दैट वाज द 5 कंडीशंस अंडर सेक्शन 10। 2 सूट्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, सेम पार्टीज के दरमियान होने चाहिए, प्रीवियस सूट पेंडिंग होना चाहिए और कोर्ट की इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो रिलीफ जो क्लेम किया गया है वो ग्रांट कर सके। अब अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो सब्सिक्वेंट सूट विल बी स्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सब्सिक्वेंट सूट को स्टे लगा दिया जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से। ठीक है, जब जो सूट बाद में इंस्टीट्यूट किया गया था उसको बार कर दिया जाएगा, उस पर लिमिट लगा दी जाएगी। अब ये तो हमने कंडीशंस देख ली रेस सब जुडिस की डॉक्ट्राइन की एप्लीकेशन के लिए। अब हमने देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस क्यों इम्प्लीमेंट हुआ था, क्यों इस चीज़ को इंस्टीट्यूट किया गया था, इसका पर्पस क्या था। तो सबसे पहला और जो मेन पर्पस है रेस सब जुडिस का वो ये है टू प्रिवेंट दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स इन कोर्ट्स। मतलब कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस हैं, जो एक ही सूट पर डिफरेंट केसेस जो इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस, उनकी मल्टीप्लिसिटी को ख़त्म किया जाए, उन बहुत सारे सूट्स को ख़त्म करके एक सूट पर जो है वो फैसला सुना दिया जाए। सेकेंडली, टू प्रिवेंट द प्लेंटिफ फ्रॉम गेटिंग 2 सेपरेट डिसीजन फ्रॉम डिफरेंट कोर्ट। ठीक है, या फिर 2 कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स, एक तो उसके फेवर में एक कोर्ट दे रही है, दूसरी कोर्ट उसके अगेंस्ट दे रही है। तो इस चीज़ से प्रिवेंटिव को बचाना कि वो 2 मुख्तलिफ डिसीजन से ख़ुद को बचाए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। थर्डली इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, टू प्रिवेंट द कोर्ट ऑफ कंकरेंट जुरिस्डिक्शन फ्रॉम प्रोसीडिंग सिमुल्टेनियसली with the trials of 2 suits on the same subject matter। मतलब कि कोर्ट ऑफ कंकरेंट जुरिस्डिक्शंस। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये कंकरेंट जुरिस्डिक्शन क्या है। कंकरेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर जिस पर एक से ज़्यादा अदालतों को इख्तियार समात दिया हो, एक से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन हो एक सब्जेक्ट मैटर को सुनने के लिए। तो उन तमाम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब एक कोर्ट है वो अपना डिसीजन दे रही है, दूसरी कोर्ट है वो अपना डिसीजन दे रही है, तो दोनों डिसीजंस के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल जो है वो अमल में लाया गया था, रेस सब जुडिस के डॉक्ट्राइन को इम्प्लीमेंट कराया गया। अब जो ऊपर हमने बात की थी कि एक सूट जो है वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूट हुआ और दूसरा जो है वो सब्सिक्वेंट सूट आ गया, तो इस सब्सिक्वेंट सूट को जो कोर्ट ऑफ लॉ में इंस्टीट्यूट कराया जाता है, इस सब्सिक्वेंट सूट की ट्रायल पर जो है वो जस्ट स्टे लगता है, इस सूट की इंस्टीट्यूशन पर स्टे नहीं लगता। मतलब द इंस्टीट्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट सूट इज़ नॉट बार्ड। मतलब कि आप बाद में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, उस चीज़ पर लिमिट नहीं लगाई हुई। ये नहीं है कि आप सूट सिरे से इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो सिर्फ उस सूट की प्रोसीडिंग्स पे, सिर्फ उस सूट के ट्रायल पर जो है वो स्टे लगा दिया है अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस। अब अगर कोई ऐसी सूरत आती है जिसमें फॉर्मर सूट जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसका डिसीजन किसी वजह से डिले हो जाता है या किसी वजह से वो डिसीजन जो है वो पेंडिंग होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उस सूरत में सब्सिक्वेंट सूट जो है वो उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप नहीं किया जाएगा, बल्कि उस सब्सिक्वेंट सूट की प्रोसीडिंग्स होती रहेंगी। वो सब्सिक्वेंट सूट एज अ फ्रेश सूट जो है वो डील किया जाएगा, उस पर स्टे नहीं लगेगा। लेकिन अगर फॉर्मर सूट का फैसला आ जाता है तो फिर सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे लगा दिया जाता है, सब्सिक्वेंट सूट को बार्ड कर दिया जाता है, बार्ड बाय लॉ, उस पर लिमिटेशंस लगा दी हैं।
अब यहाँ सेक्शन 10 के अंदर एक बात लिखी हुई है फॉरेन कोर्ट्स की। सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर कोई सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग्स है तो उस सूरत में क्या होगा। मतलब एक सूट है वो पाकिस्तानी कोर्ट में भी चल रहा है और एक सूट है वो फॉरेन कोर्ट में भी चल रहा है, तो उस सूरत में क्या पाकिस्तानी कोर्ट पर कोई लिमिटेशन लगा दी गई है, कोई स्टे लगा दिया गया है? नहीं। तो सेक्शन 10 जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तानी कोर्ट्स की पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट को सुन सके अगर कोई सूट फॉरेन कोर्ट में पहले से पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस जो हैं वो दोनों कोर्ट्स में सिमल्टेनियसली प्रोसीड हो सकते हैं, सिमल्टेनियसली उन सूट को ट्राई किया जा सकता है। सो रेस सब जुडिस का जो मेन पर्पस था वो कंसोलिडेशन ऑफ सूट है। मतलब कि जो कॉन्ट्रडिक्टरी डिसीजन है सेम सब्जेक्ट मैटर पर डिफरेंट कोर्ट्स की तरफ से, उनको अवॉइड किया जाए, उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ को ख़त्म किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस को ख़त्म किया जाए। So that was the whole discussion on section 10 doctrine of res sub-judice। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।